अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल हाफिज़ सुहेल 675 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुराने ज़माने की बात है, एक ताजर तिजारत की गर्ज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तिजारत का ये कानून था कि ताजिर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और इसकी खूबियों और इनफिरादियत से आगाह करता। चुनाचे इस ताजिर को भी बगदाद पहुँचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजिर ने बादशाह के हुजूर तहाइफ पेश किए, फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान की। हजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से ख़रीदी है, ये कालीन है जो मैंने ईरान से ख़रीदा है, और ये खालिस रेशम की तार से बना है। ये कलम मुलाहिज़ा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों ख़रीदा है। ताजिर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा और नायाब हैं। तुमने ईरान, यूनान और जापान से ख़रीदी हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शायान शान कोई चीज़ नज़र आई? ताजिर ने बादशाह को मुतासिर करने के लिए कहा, यूँ तो बादशाह सलामत, आपके शायान शान बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई, इसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ़ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजिर ने बताया, जनाब वो एक मोती है और इसकी ख़ास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है, इसको कोई चुरा भी नहीं सकता, और इस मोती से बहुत सारे जेवर बनाकर पहने जा सकते हैं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। इसने फ़ौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को माँ सामान और सवारी इस हिदायत के साथ रुख़सत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा। जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं, गर्ज़ ये कि हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा। हर शख्स से इसने नादिर और नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं है जो चोरी ना हो सके और इससे बहुत सारे जेवर बन जाएं। लोग इसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीने बीत गए, नाउमीदी के गहरे साए, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ इसको चैन से जीने नहीं दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बिला सूद। आखिरकार इसने वापसी का इरादा किया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता हुआ जंगल से गुज़र रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वज़ीर बहुत थक गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि दूर से रोशनी अपनी जानब बढ़ती हुई नज़र आई। पहले तो वो डर गया, फिर एक आवाज़ ने इसको हौसला दिया, ऐ नौजवान, डरो मत। ये एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने वज़ीर से पूछा, बता तेरे साथ क्या मसला है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूं? वज़ीर ने उस बुज़ुर्ग को अपनी सारी दास्तान सुना दी। बुज़ुर्ग वज़ीर की बात सुनकर बेसाख्ता हंसे और फिर बोले, अफसोस कि तूने अक्ल से काम न लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा मारा फिरता रहा। वज़ीर बोला, हज़रत जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो बोले, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू इसकी ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं, तो कभी सूरज से तशबीह देते हैं, और इसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता।
لیکن اس سے زیور بنانے والی صفت؟ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ تو بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اس موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے ہے، بلکہ اس کے اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اسے ایسے ہی سجا جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ اب وزیر کو سمجھ آ چکی تھی، وہ خوشی خوشی اپنے ملک کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔